नमस्कार दोस्तों, बिक्की टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बिहार टीचर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है TRE 4 का। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं विषय हिंदी की हम लोग तैयारी करेंगे। सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाला है 9 से 12 तक, यानी कि ये TGT के लिए और PGT के लिए ये जो है क्लास होने वाला है हिंदी से। और इसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको डिस्कशन कराया जा रहा है, यानी कि हम जो है डिस्कशन कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ते हुए प्रश्नों का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नामवर सिंह एक जो है रचना किए हुए हैं कविता के नए प्रतिमान। कहे कि कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। और इसी रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसलिए यह रचना नामवर सिंह का बहुत ही फेमस हो जाता है। अब देखिएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी जो हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ पुस्तक लिखे हुए हैं। और राम कुमार जो वर्मा हैं ये लिखे हुए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे हुए हैं। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन के अनुसार जो आपका आंसर होगा श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की एक निबंध है कविता क्या है, ये स्टेट 2025 में पूछा हुआ है। कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल का। स्टेट 2025 में अभी पूछा हुआ था हिंदी में। अब देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक जो है पत्रिका है जो बहुत फेमस है, कवि वचन सुधा। कहे कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। अब देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये जो हैं आदिकाल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल को बिजवप्पन काल बोले हुए हैं। आदिकाल को क्या बोले हुए हैं, बिजवप्पन काल। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर भी बहुत फेमस है। 3 कह रहा है कि दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके रचनाकार जो हैं आपके विद्यापति हैं। विद्यापति हैं। विद्यापति से एक क्वेश्चन जो है स्टेट 2025 में आया हुआ था, पूछा हुआ था कि अभिनय जयदेव किसे कहा गया है? पूछा हुआ था स्टेट में कि अभिनय जयदेव किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, विद्यापति को हम लोग मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। विद्यापति की एक रचना है, याद रखिएगा, इनकी रचना जो है कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है और पदावली है। ये विद्यापति की रचना है। इतना ध्यान रखिएगा, विद्यापति से एक प्रश्न जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। भूषण के बारे में याद रखिएगा, कहे कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की है। कहे कि शिवा बावनी किसकी रचना है? तो ये भी क्या है, भूषण की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है कि रणमल छंद के रचयिता हैं। रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, रणमल छंद के रचयिता जो हैं आपके श्रीधर हैं। कौन है जी? श्रीधर हैं। अब देखिएगा, भट्ट केदार के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जयचंद, क्या पूछता है, जयचंद प्रकाश जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार की रचना है। और आप देख रहे हैं ये रणमल छंद जो है, इसमें 70 छंद में ये लिखित क्या है, ये वीर गीत है। 70 छंद में लिखित जो है रणमल छंद क्या है, वीर गीत है। अब देखिएगा, मधुकर कवि की रचना भी है
जय मयंक जस चंद्रिका, क्या है कि जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि की रचना है। अगर पूछता है जो इंदु की रचना पूछता है तो याद रखिएगा इनका एक रचना फेमस है योगसार, कहे कि योगसार किसकी रचना है? तो जो इंदु की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बोले हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बोले हुए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना बहुत फेमस है, आलोक पर्व। क्या है जी? आलोक पर्व। इस रचना पर इनको मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मिला हुआ है 1973 में मिला हुआ है। पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो आलोक पर्व पर मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है इनका जो है रचना है आलोक पर्व हो गया, अशोक के फूल, याद रखिएगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। हिंदी का आदिकाल ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा राहुल संकृत्यान जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल बोले हुए हैं। कहे कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला हुआ है? तो राहुल संकृत्यान ने बोला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे कुतुबुन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा यहाँ जो है फेमस रचना जो है पूछा जाता है एग्जाम में, कहता है कि मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती जो है किसकी रचना है? तो ये जो रचना जो है मंझन की है और ये रचना आती है 1545 में। कब आती है? 1545 में आती है। अब देखिएगा कहे कि चंदायन, क्या कहे कि चंदायन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की क्या है? रचना है। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो है आलम जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के ये कवि हैं। इनके नाम से ही एक रचना है आलम केली। कहे कि आलम केली जो है किसकी रचना है? आलम केली। तो आलम केली जो है आलम की ही क्या है? रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है अब लौ नशानी अब न नशे हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? मतलब किस रचना से यह जो पंक्ति है किस रचना से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा यह पंक्ति जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है। अगर आपसे कहे कि विनय पत्रिका किसकी रचना है तो ये तुलसीदास की क्या है? रचना है। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। रामचरित किसकी रचना है? तुलसीदास की है। कवितावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। एक चीज़ यहाँ से फेमस हो जाता है, कहता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? तो आप याद रखेंगे विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे कहता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है तो याद रखिएगा ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कहे कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो किए थे ये बल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ हैं, बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने क्या किया था? अष्टछाप की क्या किया था? स्थापना किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो सुंदरदास जो है अष्टछाप में शामिल नहीं है। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आप समझ चुके हैं कि अष्टछाप में जो है 8 कवि हैं, 8 जो है कवि हैं। इसमें जो है विट्ठलनाथ के कितने शिष्य हैं? 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य हैं? 4 शिष्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं।
9 नंबर देख लीजिए, कह रहा है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ध्यान दीजिएगा, यह काव्य पंक्ति जो है घानानंद के द्वारा रचित है। अगर केशव दास की रचना पूछा जाता है तो याद रखिएगा रसिक प्रिया है, इनका रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया है, ये सब किसकी रचना है। तो ये सब केशव दास की रचना है। कहे कि घानानंद किस काल के कवि हैं, तो याद रखिए घानानंद जो है रीति काल के कवि हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है, मतलब भारतेंदु युगीन कवि जो हैं कौन है। तो ध्यान रखिएगा भारतेंदु युग के इस ऑप्शन के अनुसार जो होंगे प्रेमघन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेमघन। इनका पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होता है इनका पूरा नाम। अब देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी से प्रश्न पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का एक रचना है हिम तरंगिनी। क्या है जी, हिम तरंगिनी है। और हिम तरंगिनी पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हिम तरंगिनी पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को। कहे कि हिम क्रीटनी किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कहे कि पुष्प की अभिलाषा जो है कविता किसका है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है। पंचवटी क्या है, ये खंड काव्य है, याद रखिएगा। इसकी रचना जो है की गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। और याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है क्या है, साकेत है। क्या है, साकेत है। जयद्रथ वध है, यशोधरा है, ये सब किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब देखिएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोला गया है। क्या बोला गया है, राष्ट्र कवि बोला गया है। और राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है, तो याद रखिएगा राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला हुआ है। कहे कि आंसू लहर झरना, ये कविता किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। मैं निर्मोक का क्या अर्थ है, तो चलिए इसके लिए आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए 12 का आपसे पूछा हुआ था, निर्मोक का अर्थ पूछा हुआ था। तो निर्मोक का अर्थ होता है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा पूछता है सांप का प्रवाची शब्द पूछता है, तो आप याद रखिएगा भुजंग। भुजंग के बाद आप याद रख सकते हैं विषधर, याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये किसकी रचना है। तो ये रचना जो है आपका धूमिल का है। क्या है, धूमिल की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा धूमिल जो है ये इनका पूरा नाम जो होता है सुदामा पांडे धूमिल होता है। सुदामा पांडे धूमिल होता है। इनकी एक रचना जो है बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहे कि संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो सुदामा पांडे धूमिल की क्या है, रचना है। कल सुनना मुझे, ये भी जो है धूमिल की रचना है, कल सुनना मुझे। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा मुक्ति बोध, इनका पूरा नाम होता है मानव मुक्ति बोध, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनका पूरा नाम क्या होगा, गजानन मानव मुक्ति बोध होता है, गजानन मानव मुक्ति बोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर देख लीजिए। कह रहा है जमीन पक रही है किसकी
कविता संग्रह है? जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो ये जो कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह का है। किसका है? केदारनाथ सिंह का है। अब देखिएगा नागा अर्जुन के बारे में याद रखिएगा। इनको पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और बिहार स्टेट एग्ज़ाम अभी तुरंत 2025 में आया हुआ था कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र है। इनका मूल नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्र है। और नागा अर्जुन की एक रचना याद रखिएगा, कहे कि शासन की बंदूक किसकी रचना है? तो नागा अर्जुन की रचना है। कहे कि जन कवि किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को हम लोग जन कवि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। तो कौन सी जीपी श्रीवास्तव की रचना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये लबर धोधो जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 नंबर, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। खामोश अदालत जारी है नाटक ये किसका हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है विजय तेंदुलकर की क्या है? रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछता है कि आदिकाल को चारण काल और संधि काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल और संधि काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? यानी कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ ये जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये रचना जो है प्रभा खेतान का है। किसका है? प्रभा खेतान का है। अब देखिएगा बहुत ही फेमस नासिरा शर्मा के बारे में देखिएगा। नासिरा शर्मा को जो है पारिजात के लिए, किसको? पारिजात रचना के लिए इनको जो है 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आई होप आप समझ गए कि पारिजात के लिए नासिरा शर्मा को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2016 में। अब देखिएगा मैत्रेयी पुष्पा भी बहुत फेमस हैं। इनका एक रचना है तिरिया हट। कहे कि तिरिया हट किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। और आप अभी जो देख रहे थे बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, ये जो है क्या है? छोटा सा यानी कि लघु उपन्यास है। क्या है जी? लघु उपन्यास है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 नंबर कह रहा है बांधो न नाव इस ठाठ, बांधो न नाव इस ठाठ के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक जो है उपेंद्र नाथ अश्क हैं। कौन है जी? उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन नंबर ए। इनका जो है एक और उपन्यास फेमस है, कहे कि गिरती दीवारें किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है? रचना है। अब देखिएगा थोड़ा सा निराला की रचना देख लेते हैं। ये जो है जूही की कली, जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कहे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कहे कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 19 नंबर, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक हैं आपके शिवपूजन सहाय हैं। कौन है जी? शिवपूजन सहाय हैं। इनका एक कहानी बहुत फेमस है। कहे कि कहानी का प्लॉट जो है किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की रचना है। अब देखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं ये मैला आंचल लिख के बहुत फेमस हो गई। कहे कि मैला आंचल किसकी रचना है? किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। और कब लिखा गया है? 1954 ईस्वी में लिखा गया है। कहे कि पढ़ती परिकथा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। आपसे अगर कहता है कि दीर्घ तपा किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। पलटू बाबू रोड किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब देखिएगा नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप याद रखेंगे
कहे कि शासन की बंदूक किसकी रचना है, नागा अर्जुन की। स्टेट एग्जाम में तो पूछ लिया था कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र है। क्या है, बैद्यनाथ मिश्र है। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। देखिएगा, प्रेमचंद्र की कहानी जो है पूस की रात है, ठीक है ना। कफन भी किसका कहानी है, प्रेमचंद्र की कहानी है। काजाकी भी किसका कहानी है, प्रेमचंद्र की कहानी है। लेकिन पत्नी इनका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र को हम लोग बोलते हैं कथा सम्राट। क्या बोलते हैं, कथा सम्राट। इनका बचपन का नाम जो है धनपत राय। क्या है जी, बचपन का नाम धनपत राय। अब देखिएगा, कहे कि इनकी प्रथम रचना क्या है, तो इनकी प्रथम रचना जो है सेवा सदन है। क्या है जी, सेवा सदन है। कहे कि इनका पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इनका पूर्ण उपन्यास जो है गोदान है। क्या है, गोदान है। बहुत फेमस उपन्यास है। 1936 में इसकी क्या होती है, रचना होती है। अगर कहे कि इनका अधूरा उपन्यास क्या है, तो इनका अधूरा उपन्यास जो है, इनका मंगलसूत्र जो है अधूरा उपन्यास है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं, जैसे गब्बन हो गया, प्रेमा आश्रम हो गया, निर्मला हो गया। ये सब क्या है, इनका उपन्यास है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 21 नंबर का देख लीजिए। कह रहा है कि लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। लक्ष्मा जो है किस कहानी का पात्र है, तो ये जो है कोसी का घटवार, कोसी के घटवार कहानी है, उसी में कि ये लक्ष्मा जो है पात्र है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर परिंदे, परिंदे जो है कहे किसकी रचना है, तो परिंदे जो है निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी है, निर्मल वर्मा की रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, 22 नंबर। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। कहे कि परिंदे किसकी रचना है, तो निर्मल वर्मा की ही क्या है, रचना है। आप याद रखिएगा, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर, तो तमस रचना पर इनको मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कहे कि जिंदगी नामा किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है। हंस पत्रिका के संपादक के रूप में कौन रहते हैं, तो राजेंद्र यादव रहते हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर। कह रहा है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आलोक पर्व जो है इन्हीं का निबंध है, और आलोक पर्व पर इन्हें जो है 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कुटज निबंध भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कल्पलता भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन विषाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, विषाद योग कहे कि किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है कुबेर नाथ राय का है। कुबेर नाथ राय जी का क्या है, ये विषाद योग क्या है, रचना है। इसके अतिरिक्त ये लिखे हुए हैं निषाद बांसुरी। क्या लिखे हुए हैं, निषाद बांसुरी का है, किसकी रचना है, तो कुबेर नाथ राय की। अब देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है अशोक के फूल। कहे कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कहे कि हिंदी के आदिकाल ग्रंथ किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही क्या है, रचना है। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 कह रहा है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। बहुत ही फेमस ये पंक्ति दिखा आपको। तो ये जो पंक्ति, ये जो निबंध, ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इससे ये लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो निबंध है ये किसका निबंध है, तो याद रखिएगा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। कौन सा निबंध, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है।
अब देखिएगा इनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का याद रखिएगा बादशाह दर्पण। कहे कि बादशाह दर्पण किसकी रचना है, किसका निबंध है, तो भारतेंदु जी का है। आपसे कहे कि मणिकर्णिका, क्या बोले, मणिकर्णिका किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही क्या है, निबंध है। अब चलिएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे राम विलास शर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और निराला की साहित्य साधना जो है कितने भाग में है, 3 भाग में है। कितने भाग में है, 3 भाग में है। अब देखिएगा थोड़ा सा राहुल संकृत्यान जो हैं आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहे हुए हैं। अमृत राय के बारे में आप जानते हैं। इनकी एक रचना जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है अमृत राय को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। क्या पूछा है, कविता के तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है प्रभाकर क्षत्रिय हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27। कह रहे कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें दिया गया है प्रेमचंद्र का परिचय दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कलम का जो सिपाही रचना है ये किसकी रचना है, तो ये अमृत राय की क्या है, रचना है। क्या है जी, अमृत राय की ये रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल के बारे में याद रखिएगा, इनका एक कहानी फेमस है। कहे कि 11 वर्ष का समय जो है किसका कहानी है, 11 वर्ष का समय किसका कहानी है, तो शुक्ल जी का है। चिंतामणि निबंध किसका है, तो शुक्ल जी का ही है। कवि बचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु जी का है। बाला बोधनी किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु जी का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी, तो ये लिखे हैं ब्रजरतन दास ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास फेमस है देहाती दुनिया। कहे कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है, तो शिव पूजन सहाय का है। इनका एक कहानी बहुत फेमस है, कहानी का प्लॉट। कहे कि कहानी का प्लॉट किसकी रचना है, शिव पूजन सहाय की रचना है। कहे कि वे दिन वे लोग किसकी रचना है, तो शिव पूजन सहाय की ही रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके लेखक जो हैं राहुल संकृत्यान जो हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बचपन की स्मृतियाँ किसकी रचना है, तो राहुल संकृत्यान की रचना है। और राहुल संकृत्यान जो हैं ये जो हैं आदिकाल को सिद्ध सामंत काल बोले हुए हैं। कहे कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला है, तो राहुल संकृत्यान। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखिएगा इनको यामा रचना के लिए क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है महादेवी वर्मा को। कहे कि यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलता है, तो महादेवी वर्मा को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन वे दिन वे लोग जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हम आपको डिस्कशन में बताए थे कि वे दिन वे लोग रचना जो है शिव पूजन सहाय की क्या है, रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा 10 तस्वीरें जो हैं ये जो है क्या है, रेखा चित्र है। क्या है जी, 10 तस्वीरें रेखा चित्र हैं।
और ये 10 तस्वीरें किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी है जी? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है 10 तस्वीरें। और इसका प्रकाशन भी याद रखिएगा 1963 में क्या होता है? ये प्रकाशित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं, इसमें से गलत विकल्प को क्या करना है? आपको पहचानना है। तो ध्यान दीजिएगा, शोक का अस्थायी, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अब देखिएगा, ये भयानक रस का अस्थायी भाव भय होना चाहिए, लेकिन दिया है अमरस, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि अमरस क्या है? तो याद रखिएगा अमरस जो है एक संचारी भाव है। क्या है जी? अमरस संचारी भाव है। अगर आपसे पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितना है, तो 33 है। ये स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है अभी कि संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? किस रस का स्थायी भाव रति है? तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और श्रृंगार रस को हम लोग रसों का रसराज भी कहते हैं। रसों का रसराज या रसों का राजा भी हम लोग कहते हैं। कहे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। कहे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। कहे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो शोक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र पुस्तक में रसों की संख्या कितना बताया है? 8 बताया है। उद्भट के अनुसार रस कितने हैं? 9 हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देख लेते हैं। 34 कह रहा है जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक एवं प्रबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार जो है किसका है? तो यह विचार जो है विश्वनाथ जी का है। किसका है जी? विश्वनाथ जी का है। अब याद रखिएगा थोड़ा सा, रामचंद्र शुक्ल, कहे कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है? तो चिंतामणि है। इनका कहानी क्या है? 11 वर्ष का समय है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 35 नंबर, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी पड़े सिए हियरे जब कुंभिलाए, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में जो है बरवे छंद है। क्या है जी? बरवे छंद है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उलाला में कितना चरण होता है जी? उलाला में 6 पंक्तियों वाला आपको चरण मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि बड़वे जो है किस प्रकार का छंद है, तो याद रखिएगा बड़वे जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है जी? बड़वे अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? बड़वे अर्ध सम मात्रिक छंद है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देख लीजिए। 36 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है? उलाला छंद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिएगा, कहेगा कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो याद रखिएगा, दोहा छंद का उल्टा जो होता है क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। अब उलाला छंद के बारे में आपको हम बताते हैं। उलाला छंद के 20 चरणों में, इसमें 20 चरणों में 15-15 मात्राएँ होती है, और सम चरणों में जो होती है 13-13 मात्राएँ होती हैं। अगर आपसे कहे कि चौपाई जो है कैसा छंद है, तो सम मात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है। और स्टेट के एग्जाम में पूछा था कि चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, तो 16 मात्रा होती है। ये स्टेट के एग्जाम में अभी तुरंत पूछा गया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देख लीजिए। 37 कह रहा है घनाक्षरी छंद है। तो घनाक्षरी जो है कैसा छंद है? तो ये जो है वर्णिक छंद है। कैसा छंद है जी? वर्णिक
छंद है। याद रखिएगा घनाक्षरी वर्णिक छंद है। और आपसे कहे कि घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, तो याद रखिएगा घनाक्षरी में 31 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर आपसे कहे कि रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, तो 33 वर्ण होते हैं। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकासे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी पंक्ति में आप योजक चिन्ह ऐसा देख लेंगे तो उसमें जो होता है रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया हुआ है, योजक चिन्ह आया हुआ है। जब भी देखेंगे तो आपका आंसर जो होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द दिया रहता है, उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 में देखिएगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? योजक चिन्ह दिखा क्या? तो योजक चिन्ह दिखा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा जी, रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द जो है कई बार आता है, एक ही शब्द कई बार आएगा और हर एक स्थिति में उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है, तो वहाँ पर जो होता है यमक अलंकार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर कह रहे उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। उपमेय का निषेध करके उपमान की जब स्थापना होती है तो वहाँ पर जो होता है अपहनुति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी अपहनुति अलंकार होता है। किसी वाक्य को पढ़ने पर जब संदेह की भावना झलकती है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। रूपक अलंकार की आपको हम पहचान बताएं कि अधिकांशतः आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे और याद रखेंगे अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है और इसे सारे दोस्तों के पास आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 41 नंबर देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिख रहा है 41। 41 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम पुरुष में जो होता है केवल जो होता है या तो तुम आएगा या तो आप आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, आप यहाँ है आप सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो है कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम भी क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया था, बिल्कुल क्या है सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला था, नहीं ये 1900 में नहीं संभाले थे। कब संपादक इसके बनते हैं, 1903 में बनते हैं। तो जो गलत था वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया, ये भी बिल्कुल क्या है सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो ध्यान रखिएगा ये मतवाला पत्रिका का संपादन करती है। और यही क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट 2025 में तुरंत पूछा गया है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, तो निराला। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये पत्रिका जो है कोलकाता से, कलकत्ता से क्या करती है निकलती है मतवाला पत्रिका। इतना चीज़ समझ में आ गया। अगर आपसे कहेगा कि माधुरी पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये लखनऊ से निकलती है। कहाँ से जी, लखनऊ से निकलती है।
अगर आपसे कहता है कि चांद्र पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है, चांद्र पत्रिका जो है प्रयाग से निकलती है। कहे कि इंदु पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो ये जो है इंदु पत्रिका जो है काशी से निकलती है। और इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा इसके संपादक जो है अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। फेमस है, इंदु पत्रिका काशी से निकलती है, इसके संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष का यह कथन है, किसका ये विचार है, तो ये जो विचार है आचार्य विनोबा भावे का है। आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देगी देवनागरी लिपि। तो ये विचार आचार्य विनोबा भावे का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सही जवाब देकर ही जाइएगा। 45 देख लीजिए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। 8वीं का मतलब कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है 22 भाषाएं क्या है जी, शामिल हैं। और भाषा जो है, राजभाषा का संबंध जो है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। किस अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है, तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से क्या है, रिलेटेड है। कहे कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है, तो 343 से 351 तक में राजभाषा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषा जोड़ी जाती है, तब जो होती है कुल भाषाएं जो होती है 22 हो गई है 8वीं अनुसूची में। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो है 14 सितंबर को याद रखिएगा, 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं जी, हिंदी दिवस। हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।